हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मैंने डिसाइड किया है कि हम जीएस में यानी कि ऑल सब्जेक्ट में वही टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हमेशा क्वेश्चन पुट ऑफ होते हैं। ठीक है, तो अदरवाइज टॉपिक पढ़ने से अब टाइम भी नहीं है क्योंकि आप वही टॉपिक पढ़ें जिससे, क्योंकि पहले मैंने बता दिया कि सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर पूरा पढ़ते रहेंगे तो फिर आप ज्ञान जुटाएंगे और बाकी सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो जाएंगे। हम आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। पहले हम इसको लगा लेते पीपीटी। हम आज आपको पढ़ाने वाले, ओहो बहुत पीछे लग गया, एक मिनट। हाँ ठीक है, आज अब पढ़ने वाले हैं क्या है, संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और आज हम थोड़ा बेसिक आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद इससे बनने वाले क्वेश्चन जितने पीवाईक्यू आए हैं वो मैंने सभी रखे हैं। और ये भी सोचिएगा कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि अगर आप पढ़ते ही रह जाते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। अगर हम पीवाईक्यू लगाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हम ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, अर्थात कि हमारी कहीं ना कहीं रिवीजन में कमी है। ठीक है, इसलिए हम पीवाईक्यू लगाते हैं। और पीवाईक्यू, लोग कहते हैं कि पीवाईक्यू नहीं आते, कोई भी एग्जाम लेके उठा के देख लीजिए, पीवाईक्यू आते ही आते हैं। बट वही अगर ऐसा रहेगा, वही टॉपिक से अलग अलग घुमा के क्वेश्चन बना देंगे, जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन सेम टू सेम रख दिया जाए। ठीक है, तो पीवाईक्यू आपको जरूर करने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, ये क्लास अब आरओ के लिए, यूपीपीसीएस के लिए और यूपीएससी की सभी के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक, संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य का। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाएंगे भी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2026 क्रममी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये है हमारी प्रेम्बल। उसको एक बार इंग्लिश में रीड आउट कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना यानी उसे उद्देश्य का भी कहते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, ये है इंग्लिश में भी, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जुड़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे जुड़ते हैं, तो दोनों बच्चों को यानी कि दोनों मीडियम वाले बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं। इसके जो शब्द है ना, कई शब्द बच्चे ऐसे हैं कि उसमें उलझ के रह जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, और जब इसको समझ नहीं पाते तो इससे बनने वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। ठीक है, पहले इसको बेसिक से समझ लेते हैं फिर उससे बनने वाले क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। जैसे इसमें कहा है हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि इसकी बात हुई है जब संविधान सभा में जिन लोगों ने इस प्रस्तावना को बनाया। ठीक है, तो उन्होंने बोला हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग मतलब है लोकतंत्र से मतलब हो गया। ठीक है, गणराज्य से मतलब हो गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रभुत्व क्या होता है, ठीक है, प्रभुत्व क्या होता है यानी कि सोवरेन क्या होता है, ठीक है, तो इसको आप पता होना चाहिए, तभी आप इससे क्वेश्चन कर पाएंगे। किसी भी चीज में अगर कोई कंट्री बोलेंगे सोवरेन है या प्रभुत्व है तो उसका मतलब क्या होगा, संप्रभुता है इसकी। ठीक है, जिसे बोलते हैं संप्रभुता। ठीक है, यहाँ पे टिक कर लेते हैं। एक पेन तो ले ले, हमने पेन अभी तक लिया ही नहीं है। ठीक है,
जैसे ये दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभुता। इसका मतलब होता है कि संप्रभु शब्द का आशा है, यानी कि संप्रभु शब्द का क्या होता है, जैसे प्रभुत्व बोलते हैं संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभु। एक मिनट, दूसरा पेन लेंगे। ठीक है, संप्रभु। संप्रभु यानी कि सोवरेन। इसका अर्थ होता है कि संप्रभु शब्द का आशय है, इसे हम समझेंगे कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, यानी कि भारत ना तो किसी अन्य, यानी कोई भी देश जो संप्रभु होगा, इसमें अगर भारत की हम अपनी बात कर रहे हैं तो भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, यानी तो ना तो किसी के आधिपत्य में है। डोमिनियन मतलब ना तो किसी के आधिपत्य में है। ठीक है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, यानी कि भारत के ऊपर, यानी भारत देश के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, और ये अपने मामले, चाहे वो आंतरिक मामले हो और चाहे वो बाह्य मामले हो, इनको निस्तारण करने के लिए भारत स्वतंत्र है। ठीक है, क्या होता है कि भारत है किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, ना तो इस पर किसी देश का आधिपत्य है। यह अपने आंतरिक मामले हो चाहे बाह्य मामले हो, इन पर दोनों पर ही निस्तारण करने या दोनों पर ही निर्णय लेने के स्वतंत्र है। इसे बोलेंगे संप्रभु। ठीक है, अब बोलेंगे समाजवादी क्या होता है। ठीक है, समाजवादी होता है, जैसे कि समाजवादी शब्द पहले नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी शब्द ये पहले नहीं था, ये ऐड किया गया है। कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे ऐड किया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया है समाजवादी। ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये भी ऐड किया गया। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसे बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, एंड अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एंड अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया था, यानी कि इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और कौन से 3 शब्द थे? समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता था, ये जोड़े गए थे। ठीक है, हम आपको बता रहे थे कि समाजवादी यानी समाज 2 प्रकार का होता है। एक होता गणतंत्र समाज होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं लोकतंत्रात्मक समाज बोलते हैं, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं साम्यवादी समाजवाद कहते हैं। ठीक है, एक तो होता है गणतंत्र समाजवाद, जल्दी करेंगे नहीं लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए बताएंगे। एक तो होता है लोकतंत्रात्मक समाजवाद और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, लोकतंत्रात्मक समाजवाद का मतलब है कि जिसके शासक जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और साम्यवादी समाजवाद का है कि इसके शासक क्या होते हैं? राज्यस्थित समाजवाद के होते हैं, यानी कि राजा होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरह से वंशानुगत होता है, इसका निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, ये साम्यवादी समाज का है। और समाजवादी का अर्थ है कि लोकतंत्रात्मक समाजवाद होगा। ठीक है, कौन सा समाजवाद होगा? लोकतंत्रात्मक समाजवाद होगा। ठीक है, यहाँ पे शासक क्या होंगे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाएंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब है, यह पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भी इसे बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ खोज पोछ नहीं करेंगे, यहाँ लिख दे रहे धर्म निरपेक्ष। एक मिनट, धर्म निरपेक्ष, इसको 1 मिनट टैबलेट को अच्छे से रख लेते हैं, हिल रहा है। यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष इन्हें बोलते हैं, या पंथ निरपेक्ष बोलेंगे या फिर धर्मनिरपेक्ष बोलेंगे।
और पंथ, अच्छा ये समाजवादी तो हमने आपको बता दिया, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इसको भी किस में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, इसको भी ये पहले नहीं था, ये कब जोड़ा गया था, ये भी 42 है संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा से जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा, पंथ निरपेक्ष या फिर इन्हें बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं हो। इसमें राज्य का मतलब है, एक मिनट बाहर लग रहा है, मैं डर गई। ठीक है, इसमें क्या है, राज्य का मतलब इसमें किससे लिया गया, देश से लिया गया, यानी कि भारत से। ठीक है, स्टेट में समझ लेना, राज्य का मतलब लिया गया देश से लिया गया। ठीक है, यानी भारत से लिया गया है। ठीक है, इसमें हम अभी बता रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, राज्य सभी धर्म को समान रूप से आश्रय प्रदान करेगा। ठीक है, यानी कि वो पंथ निरपेक्ष होगा, धर्म निरपेक्ष होगा, किसी पंथ को या किसी भी धर्म को वो प्रमोट नहीं करेगा। ठीक है, वह सभी धर्म को समान रूप से देखेगा और समान रूप से आश्रय भी प्रदान करेगा। धर्म पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये हो गया। लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो आप जानते हो, जहाँ पे क्या होता है, जनता का शासन होता है। जनता यानी कि जनता थोड़ी सीधे जाके बैठ जाती है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ठीक है, जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, मतलब कि अपने से ही बीच से, अपनों के ही बीच से क्या होते हैं, चुने गए प्रतिनिधि। ठीक है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर उनको भेजा जाता है। कहाँ पे, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा की बात हो। ठीक है, जो ये क्या काम करते हैं, कार्यपालिका जो होती है, विधायक क्या बोलते हैं, विधान बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लोगों के बीच से यानी कि जनता के बीच से ही ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि ये वंशानुगत नहीं होता, हेरिडिटरी नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई राजा का बेटा जैसे होता है। वंशानुगत का मतलब होता है अगर राजा है तो उसका बेटा आगे राजा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया राजतंत्रात्मक लोक शासन। ठीक है, ये हो गया राजतंत्रात्मक शासन। सो लोक शासन कैसे हो गया, राजतंत्रात्मक शासन हो गया। और लोकतंत्रात्मक हो गया जो क्या है, जिससे प्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता द्वारा। ठीक है, ये हो गया लोकतंत्रात्मक शासन। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। ठीक है, प्रस्ताव में के 3 रूपों में ठीक है, कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई, यही से हम समझाना स्टार्ट करते हैं। अलग से बनाए तो इससे अच्छा पहले यहाँ समझाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी कुछ और भी बताना है, पहले हम ये कर लें। ठीक है, कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर, बिना यानी कि जेंडर के आधार पर, बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सबके साथ का समान व्यवहार हो गया। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि समाज में किसी भी वर्ग में, किसी वर्ग विशेष में क्या होगा, विशेषाधिकार का अभाव होगा। किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी, यानी कि कोई भी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सभी वर्ग समान होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सभी वर्ग समान होंगे, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया किसके लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी समान रूप से होगा। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी कि समान रूप से होगा। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, किसी भी धर्म में विश्वास करने का, किसी भी धर्म को मानने का यानी उपासना का, ये सभी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये सभी स्वतंत्रता हैं, बशर्ते कभी भी देश की एकता, अखंडता पर इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, उसमें भी क्या, ये आगे पढ़ाएंगे फंडामेंटल राइट्स तब बताएंगे कि इसमें भी क्या लगाए, प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कौन कौन सी दी गई है, समता का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए समता का अर्थ क्या होता है, समता का अर्थ होता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार, यानी कि कोई भी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी, कि कोई भी ऐसा होगा कि सबके लिए समान अवसर होंगे। ठीक है, प्रतिष्ठा भी सभी की समान होगी, समान अवसर भी होंगे। ठीक है, कोई भी वर्ग विशेष अधिकार प्राप्त नहीं करेगा।
यानी कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने किए जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सभी वर्ग के सभी व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे सभी वर्ग के लिए। ठीक है, ये हो गई अवसर की समता। और आगे फिर क्या है, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर 26 संविधान को अंगीकृत होता है यानी कि संविधान को अपनाना। ठीक है, संविधान को अपनाना, अंगीकृत करना, अधिनियमित यानी कि लागू करना, और आत्मार्पण यानी कि अपने को, अपनी आत्मा को, अपने आप को संविधान के प्रति यानी कि ये प्रेम्बल के प्रति क्या, समर्पित कर देना। समर्पित यानी कि समर्पण यानी सरेंडर कर देना। ठीक है, अंगीकृत माने अपनाना, अधिनियमित में लागू करना, आत्मार्पित से समर्पित कर देना। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितने प्रकार की समता है, 2 प्रकार की समता की बात करेगी। देखो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, बंधुता का मतलब भाईचारा। ठीक है, कितने प्रकार के भाईचारे की बात करेंगे, 1 प्रकार की। ठीक है, क्योंकि हमारे क्या है, नागरिकता है, एक नागरिकता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग नहीं होती कि सेंट्रल की अलग हो और स्टेट की अलग हो, हमारे पास एक ही नागरिकता होती है। हम किस राज्य के हैं इस प्रकार, यानी कि हमारे पास एक ही प्रकार की सिटीजनशिप होती है। बंधुत्व का अर्थ क्या हो गया, भाईचारे की भावना। संविधान एक नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। अनुच्छेद 51 का में भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य हो गया कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, ये किसमें भी क्या कहा गया है, मौलिक कर्तव्य में भी कहा गया है। ये इसमें क्या कहा गया, मौलिक कर्तव्य में भी कहा गया है। अच्छा, हम कुछ स्किप कर रहे हैं, देख रहे हैं एक बार कि हम कुछ और भी बताने वाले थे। 1 मिनट बच्चे, क्योंकि कई बार दिमाग से निकल जाता है। हाँ, एक बार और समझ लीजिए, ये बताना था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सामाजिक न्याय को हम आपको बता दिए थे कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किसी समान व्यवहार किया जाना। ठीक है, इसका मतलब होगा कि समाज में किसी वर्ग का यानी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी। ठीक है, ये हो गया सामाजिक न्याय। और आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। ठीक है, और राजनीतिक न्याय का अर्थ है, राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या होगा कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो। यानी कि राजनीतिक न्याय का अर्थ हो गया कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो और चाहे वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की बात हो। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ फैक्ट बता लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, आपको बताएं कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, अगर हमें आपसे पूछा जाए कि कब किया गया था, 13 दिसंबर, यहाँ पे लिख दें, यानी कि 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, कब किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ लिख दे रहे हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लागू मतलब प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी ये डेट पूछी जाती है। बाईस जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देश्य का यानी कि प्रेम्बल के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, ठीक है। यानी कि संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को प्रेम्बल को कब किया गया? स्वीकार किया गया, संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। उसे 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया गया था। और अभी हम बता ही दिया आपको 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42 अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन, एक मिनट, एक्चुअली कि हम ये सोच रहे हैं कि हमको पैसे ना लगाने पड़े क्योंकि अर्निंग तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब घर वाले भी हमें मना करने लग गए हैं कि आपके ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहा है ना कुछ, क्यों उसमें लगी पड़ी हो, अपना ऑफलाइन पढ़ाओ। ऑफलाइन तो हम 1 महीने बाद पढ़ाएंगे ही, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ घर की जिम्मेदारियाँ, उनको कंप्लीट करके हम ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाएंगे ही, ठीक है। अब हम कैसे पैसे लगा सकते हैं? हमने इसमें वैसे भी ऑलरेडी बहुत खर्चा कर रखा है सब सेट जमाने में, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे। तो हम तो डिजिटल बोर्ड का सोच रहे थे कि आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएं, लेकिन आप लोगों ने इतना ही सपोर्ट नहीं किया, क्या ही बताएं। आप ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, 42वें संविधान, ठीक है, संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1976, ठीक है, 1976 द्वारा, ठीक है, 1976 द्वारा उद्देशिका में यानी कि प्रेम्बल में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, यहाँ पे लिख दे रहे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भी कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा, दोनों एक ही बात है, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, और है अखंडता, अखंडता। अरे आज तो और भी ये मतलब परेशान कर रहा है पेन। ठीक है, अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। और कितने प्रकार के न्याय की बात करता है? कितने प्रकार की न्याय की बात करता है? 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, जैसे भी बताया गया 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। और कितने प्रकार की समता की बात करता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि 2 प्रकार की। और कितने प्रकार की गरिमा है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ठीक है। और कितने प्रकार के भाईचारे? 1 प्रकार भाईचारा, ठीक है। कौन सा? बंधुत्व, कितने प्रकार के बंधुत्व की बात है? 1 प्रकार के बंधुत्व की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, ठीक है। और एक चीज और हम आपको बताने थे, फिर हम अपने चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। मोटा मोटी कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, प्रस्तावना को लेकर विवाद हमेशा रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं है, ठीक है। ये हमेशा रहता है कि यह संविधान का भाग है या नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा? बेरूबारी मामला, बेरूबारी संघ मामले में, यानी कि बेरू, यहाँ पे लिख दें बेरूबारी वर्सेस संघ मामले में कब? 1960। कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी कि बेरूबारी संघ मामले में 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
वहीं केशवानंद भारती मामले, यानी कि केशवानंद भारती मामले, एक मिनट में, हाँ केरल का मामला था ये, केशवानंद भारती वर्सेस केरल, यानी कि केशवानंद भारती मामले 1973 में, केशवानंद भारती मामला 1973, ठीक है। 1973 में उच्चतम न्यायालय ने जो अपनी व्याख्या दी थी, पूर्व व्याख्या को, उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ठीक है। और आगे LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगेन सुन लीजिए, क्वेश्चन कई बार आते हैं। यह गैर न्यायिक है, यानी कि प्रस्तावना को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते कि हमारे ये हुआ, ये है, ठीक है, क्योंकि यह गैर न्यायिक है और अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए ये क्या है, गैर न्यायिक है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बताएं, फिर उसके बाद चलते हैं, बस क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक भाग है, ये मान लिया न्यायालय ने। प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत केशवानंद भारती मामला 1973 के तहत दिया, ठीक है। और प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, उन्होंने कहा प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकते बशर्ते क्या हो, मूल विशेषताओं में संशोधित ना किया गया हो, ठीक है, क्योंकि इससे इसका मूल ढांचा संशोधित ना हो, यानी मूल ढांचा अव्यवस्थित ना हो, ठीक है। अगर हम प्रस्तावना को संशोधित करते हैं तो उसके मूल ढांचा में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, उसके मेन बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संविधान प्रस्ताव संशोधित तो हुआ ही है, तभी तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो अब तक प्रस्तावना में एक बार, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधन हुआ है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ये याद रखिएगा, कितने बार हुआ है, केवल एक बार संशोधन हुआ है। अब चलते अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि ये चीजें समझाना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली पता है ऑनलाइन समझाना और अगर डिजिटल बोर्ड पे समझाते हैं बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन अब क्या है, मेरी मजबूरी है, जितना समझा सकते हैं उतनी पूरी कोशिश करी है, ठीक है। बस आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपना डिजिटल बोर्ड पे सामने आप लोगों को पढ़ाएं और खूब मेहनत करें, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी हमेशा देंगे, लाइफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट, अब कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक के जितने PYQ आए हैं, मैंने वो सारे PYQ इसमें लिए हुए हैं, जितने भी प्रेम्बल से यानी कि उद्देशिका से या प्रस्तावना से लिए गए हैं वो सारे PYQ है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे तो आप इसे कर पाएंगे। और हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए आप ये बिल्कुल ही चिंता ना करें कि ये टॉपिक ऐसे मैम पढ़ा रही हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन हमेशा आते हैं इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, यानी कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। ए उद्देशिका में, बी मूलाधिकार यानी उद्देश्य का मतलब प्रियम्बल, बी मूलाधिकार में, सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP में, और मूलाधिकार फंडामेंटल राइट्स में, और डी मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। बताओ किस में होता है, ये भी जस्ट ही बता रहे थे, किस में होता है, उद्देशिका में। किस में होता है, उद्देशिका में ही इसका मत प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका यानी कि द प्रेम्बल में दिखता है। यह संविधान निर्माताओं की मन की स्थिति को समझने की एक क्या है, कुंजी है। क्या है, प्रस्तावना। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यह क्या होता है, संविधान के, यह अब आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, यानी कि कौन है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष इसे भी बोलते हैं, ठीक है, राज्य वर्णित करता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक यानी डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। बताइए कौन से होंगे जो राज्य को, जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करेंगे। कौन सा हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। क्या होगा, संविधान की प्रस्तावना के तहत ही भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। और यह कब जोड़ा गया बताओ, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा नींद आ रही खाना खाने के बाद, सुस्ती सी आ रही है। कब जोड़ा गया ये, 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के उद्देश्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है, ठीक है। दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है, यानी कि फर्स्ट है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोदगत व उद्देश्य का बना, ठीक है, यानी कि प्रेम्बल बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका यानी कि सेकंड में, थर्ड में इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 4, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ये हम कितने बार अभी बता चुके हैं कि पंडित नेहरू द्वारा जो 13 दिसंबर को लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, कब लाया गया था, अभी बस जस्ट हम बता रहे थे कब लाया गया था, पंडित नेहरू द्वारा, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, ये भी बता ही रहे थे। तो ये तो बात बिल्कुल सही होगी, पंडित नेहरू द्वारा लाया गया, तो ये बात सही होगी, ये गलत है ही नहीं, ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं, हाँ मैंने बताया था कि ये जो प्रेम्बल है प्रस्तावना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं, यानी कि इसको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, अभी जैसे हम बता ही रहे थे। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, अभी हम बता रहे थे, अगर किया नहीं जा सकता तो 3 शब्द इसमें जोड़े गए, कैसे ऐड हुए, ठीक है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है, संविधान के जो प्रावधान है उनको यह रद्द नहीं कर सकता, ठीक है, ये इस तरह नहीं है कि ये संविधान के प्रस्ताव को रद्द कर सके, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें, थर्ड गलत हो गया तो थर्ड काट दीजिए, जो जिसमें थर्ड होगी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्योंकि आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 1 मिनट बच्चे, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1, 2, यहाँ पे होगा 1, 2 एंड 4, हाँ ठीक है, यही वाला हम सोच रहे थे, 4 नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 1, 2 और 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, ठीक है, कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। फर्स्ट है समाजवादी, सेकंड है पंथ निरपेक्ष, इसी को बोलते धर्मनिरपेक्ष, अखंडता थर्ड है, और फोर्थ है गणराज्य। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनना है आपको, ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 और 4, डी 3 और 4। आपको बताना है कौन से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, ठीक है, कौन से नहीं थे बताइए। कौन से नहीं थे, हाँ समाजवादी नहीं था, ये जस्ट अभी बता रहे थे, अखंडता नहीं था और पंथ निरपेक्ष नहीं था, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। कब जोड़ा गया है, ये 3 नहीं थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, इन्हें कब जोड़ा गया है, 42 यानी कि 42वें अमेंडमेंट एंड 42nd अमेंडमेंट एंड एक्ट, 42वें संशोधन संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। अगर डेट वाइज पूछे तो इसमें डेट भी मेंशन कर दे रहे हैं हम, 3/1/1977 को लागू हुआ था ये, ठीक है, को यह लागू किया गया था, से लागू, मतलब यहाँ पे लिख दें से लागू
क्योंकि नहीं आप कंफ्यूज हो जाए। कई बार ये होता है कब से लागू हुआ, तो ये भी पूछ लेते हैं डेप्थ में अगर जाके। तो 3 जनवरी 1977 को से ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो कौन से 3 शब्द थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, जो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था, संविधान सभा यानी कि संविधान को। ठीक है, तो तब क्या हुआ था? ये 3 शब्द नहीं थे। ठीक है, तो कौन से नहीं थे? 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हम भारत के लोग, 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? ठीक है, ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी मौलिक अधिकार, सी नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, नागरिकता, सिटीजनशिप, एंड डी है संविधान की प्रस्तावना की प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो किसमें ये शब्दों का भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है? वो कौन से हो गए? ठीक है, कौन सा है? संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसमें मिलता है? संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये तो अभी देख ही दिया हमने, पढ़ के ही बता दिया है क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन ए भारत का अनेक धर्म है, ऑप्शन ई भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। कौन सा भारत के संदर्भ में इनमें से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? कौन सा होगा? कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये सभी धर्मों को समान रूप से आश्रय प्रदान करेंगे। यानी भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव क्या होगा? कि यह है कि यह भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, सभी धर्मों को राज्य समान रूप से प्रश्रय प्रदान करेगा, यानी कि आश्रय प्रदान करेगा। तो ऑप्शन डी इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का? अच्छा, आज ये अगर आप पूरे क्वेश्चन कर लेंगे पीवाईक्यू प्रेम्बल से, तो आपके प्रेम्बल से आने वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, लोगों को जोड़िए, हम अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे, सभी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुता संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, समाजवादी तो है, बिल्कुल है, पंथनिरपेक्ष भी है, प्रभुता संपन्न भी है। कौन सा नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। कौन सा नहीं है? लोक कल्याण नहीं है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है यानी प्रेम्बल है, उसमें लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। और प्रस्तावना में क्या क्या है? प्रभुता संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, किसी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं। ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता का इसमें वर्णन नहीं है? ठीक है, विचार की स्वतंत्रता है, अभी बताइए, विचार और व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, ये तो है ही। ठीक है, विचार की है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने विश्वास करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, कौन सी? कहीं अभी तुमने पढ़ा, कहीं आपने आर्थिक न्याय की बात हुई है, स्वतंत्रता की बात नहीं है। ठीक है, क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। देखो क्या हो गया? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय है। ठीक है, स्वतंत्रता नहीं है। ये अब इसमें कंफ्यूज हो जाते कई बार बच्चे कि भारत की जो प्रस्तावना है यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या है?
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ठीक है, यहाँ पे लिख दें हम, न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, जितना जल्दी करो उतना ही काम बिगड़ता है। ऐसा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। क्या यहाँ पीछे यहाँ चल ही नहीं रहा है, क्या बात है? यहाँ लिख रहे राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई, क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं न्याय। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। लेकिन विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात करी गई। कहीं पे है आर्थिक स्वतंत्रता? नहीं है ना। ठीक है, तो यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करी गई। अगर समानता की बात करें तो किसकी समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। ठीक है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9th। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन सा होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी धार्मिक न्याय। अब देखो अब क्या पूछ लिया गया, किसमें? अब न्याय के बारे में पूछ लिया। कितने प्रकार के न्याय हैं? अभी जस्ट हम बता ही रहे थे आपको। ठीक है, जस्ट अभी बता ही रहे थे कितने प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो इसमें क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से न्याय को उल्लिखित नहीं किया गया है? कौन सी चीज उल्लिखित नहीं है? ठीक है, अच्छा एक बार और पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय है, बिल्कुल सही है। आर्थिक न्याय है, बिल्कुल सही। राजनीतिक न्याय है, बिल्कुल सही। लेकिन धार्मिक न्याय कहीं भी नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है ना, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि धार्मिक न्याय की कहीं बात नहीं की गई है। ठीक है, न्याय कितने प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ठीक है, और धर्म की जहाँ बात हो वो स्वतंत्रता है। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, धार्मिक न्याय की कहीं बात नहीं करी गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने रहा ये, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वें संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संशोधन, ऑप्शन सी 46वां यानी 46वें संशोधन, ऑप्शन डी 7 यानी 74वां संशोधन। ठीक है, इसमें जोड़ा गया है ये। ये तो अभी बता ही रहे थे, आंसर दो। अभी बता दिया था भाई, आंसर दे दीजिए। अरे किसमें 42 में था? इसमें क्या इतना सोचना है? ठीक है, कौन सा था? 42वां था। अभी कितने बार बताया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, कई बार इसलिए बता रहे हैं आपको याद हो जाए। ठीक है बच्चे, हमें कोई बताने का शौक नहीं चढ़ा। ठीक है, पता है कि मुझे मतलब बहुत सुस्ती आ जा रही है, क्योंकि इतना वर्क होता है कि हम थक जाते हैं। अकेले मुझे सब कुछ हैंडल करना होता है। ठीक है, मैं तो भगवान से ये हमेशा ये कहती हूँ, भगवान अगले जन्म मुझे लड़की ही ना बनाए। ठीक है, अगले जन्म मुझे लड़की ही ना बनाए, क्योंकि हम काम कर करके थक गए हैं, घर का भी बाहर का भी। ठीक है, और आप लोग भी बिल्कुल हमको ठीक कौन कौन से जोड़े गए हैं? समाजवादी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग हमें बिल्कुल भी। ठीक है, समाजवादी आप लोगों से उम्मीद है, बस आप ही लोग हमें सपोर्ट करेंगे, बाकी दुनियादारी तो देख ली। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से ये उम्मीद है कि मेरे शिष्य जो होंगे, मेरे बच्चे जो होंगे, मेरे स्टूडेंट होंगे, वो टीचर को समझेंगे, उनकी मेहनत को समझेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि उनकी टीचर कितनी मेहनत कर रही है ये तो समझेंगे ना। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यहाँ पे 1976 और लिख दें हम, 1976 द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, इसका हम बार बार रिपीट क्यों करा रहे हैं बच्चे? जितने PYQ आए वो हम सारे करा दे रहे हैं। और रिपीटेशन का मतलब है कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, जिससे अगर ये क्वेश्चन आए, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट अगले 25 मई को क्या है, UPSC की एग्जाम है। ठीक है, तो UPSC का हो चाहे PCS को, RAR के लिए हो, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए क्या है, लाभदायक होने वाली है। ठीक है, आपके लिए मददगार होने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, इसमें 20 क्वेश्चन ही लिए गए हैं। ठीक है, हम बता दें 20 क्वेश्चन तक है, क्यों नहीं आप लोग कहीं बार परेशान हो जाएं कि कितने क्वेश्चन है। 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूलाधिकार, ऑप्शन बी राज की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देश्य का, और ऑप्शन डी संविधान उपचारों का अधिकार। संविधान उपचारों का अधिकार कौन सा कहलाता है? यानी कि प्रेमबल, यानी कि उद्देश्य का। ठीक है, संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देश्य का। उद्देश्य का को संविधान की आत्मा कहते हैं, यानी कि जो भी उद्देश्य का बताया गया है वो पूरे संविधान में दिखता है। ठीक है, यानी कि एक संविधान की क्या कह सकते हैं, इसे कुंजी कह सकते हैं। ठीक है, संविधान की क्या कह सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कह सकते हैं, इसे कुंजी कह सकते हैं, प्रेमबल को। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं बच्चे। ठीक है, इसलिए एक बार आप फोकस बना लीजिए और एकाग्र हो जाइए। ठीक है, और कंसंट्रेशन बिठा के क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, कौन सा है, किसने कहा है प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? जन्म कुंडली किसने कहा है? KM मुंशी ने। ठीक है, किसने कहा है? KM मुंशी जी ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। किसने कहा है? KM मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की यानी गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। जो बताने को नहीं आगे नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन ए, अच्छा हमने पढ़ाई नहीं था, एक इतनी जल्दी है। ठीक है, अच्छा ए था जवाहरलाल नेहरू, बी था BR अम्बेडकर, सी है KM मुंशी और डी है महात्मा गांधी। तो किसने कहा था? KM मुंशी ने कहा था। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। ठीक है, अच्छा हम ये पढ़े नहीं थे। 13 है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, किसने कहा संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? किसने कहा है? ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, ठीक है, क्या क्या है? पवित्र दस्तावेज का है। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति बने थे, उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, BR अम्बेडकर को भी लेके। अगर BR अम्बेडकर न ले तो 6 होंगे। ठीक है, अगर ये पूछे कि अध्यक्ष को हटा के तब 6 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो आप सबको ही जानते हैं, अम्बेडकर जी थे। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे टॉपिक तो उसमें बताएंगे। ऑप्शन ए इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ऑप्शन ए बेरूबारी विवाद, ऑप्शन बी AK गोपालन विवाद, ऑप्शन सी प्रिवी पर्स विवाद, ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। कौन सा होगा? ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद, ये 1973 में। ठीक है, केशवानंद भारती विवाद 1973 की बात कर रहे हैं। 1973 कई बार मैचिंग करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, 1973। ठीक है,
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कि उस बशर्ते उनके मूल के ढांचे में यानी कि प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार के न्याय की, कितने बार हम बोल चुके हैं, कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई? एक मिनट यार, कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? A 2, B 3, C A D 4। कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार की, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई। संविधान के उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की क्या है? व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और सामाजिक न्याय से तात्पर्य भी बता ही दिया हमने कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव न किया जाएगा। तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, सामाजिक न्याय का अर्थ हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने ये, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए उद्देशिका और मूल अधिकार, ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन सी मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? किसमें किया गया है? उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ठीक है, उद्देशिका में भी किया गया है, ठीक है, और राज्य की नीति के निदेशक तत्व में भी किया गया है। ये दोनों भी क्या है? न्याय योग्य नहीं है। दोनों को लेकर अब चाहे डीपीएसपी हो चाहे वो प्रियम्बल हो, दोनों को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि राज्य जब समर्थ हो जाएगा, यानी कि इस चीज में समर्थ हो जाएगा, तो इस चीज को यानी कि लागू करेगा। कोई भी चीज हो, एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत के अकॉर्डिंग दी गई है, जिसमें कहा गया कि राज्य जब समर्थित हो जाएगा, इस लायक हो जाएगा, तो इसमें जो दी गई आदर्श चीजें उनको वो लागू करेगा, ठीक है। तो कौन सा है? भारत के संविधान के उद्देश्यों में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व में किया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व है आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देशिका, इसमें उपबंध किया गया, ठीक। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत नहीं है, ऑप्शन ए सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत नहीं है, ऑप्शन बी देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ऑप्शन सी सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सही है? हाँ, कौन सही है? सही है, इसमें कौन सा सही है? पहला है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। संविधान में समानता की तो बात करी गई, ये तो गलत हो जाएगा। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत है, हाँ बिल्कुल सही है। सामाजिक समानता जो संविधान में प्रत्ययभूत है, यानी कि बताई गई है संविधान में, ठीक है, सामाजिक समानता प्रत्ययभूत है, ठीक है। ऑप्शन डी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, यानी कि सामाजिक समानता की बात संविधान में की गई है, ठीक है, और ये संविधान में व्याप्त भी है, ठीक है। कौन सी? सामाजिक समानता, ठीक है, यानी संविधान के प्रति सभी लोग समान रूप से समान हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो,
ठीक है, संविधान के समान समक्ष यानी कि संविधान के समक्ष सभी समान है, यानी कि किसी को विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। अरे एक मिनट, ठीक है। और ऑप्शन बी है, उक्त शब्द 1977 यानी 1977 के संविधान द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन सी है, उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन डी है, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? अच्छा, ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल सही है, यही सही है, पहले ही सही है। ठीक है, पहला ही सही है। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका ही सही आंसर है, क्योंकि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं शब्द, वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है, क्योंकि 1950 में जो संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान था, उसमें ये नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, द्वारा जोड़े गए। ठीक है, के द्वारा से जोड़ा गया है, तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चल देंगे, मुझे दुख गया है आज बोलते बोलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभु, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी अखंडता। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा नहीं था? बंधुत्व था, बिल्कुल सही, संप्रभु था, बिल्कुल सही, समानता था, बिल्कुल सही, लेकिन अखंडता नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अखंडता नहीं था। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 जिसे लागू किया गया है 3 जनवरी 1977 से, ठीक है, इसे जोड़ा गया था, उससे पहले ये नहीं था। ठीक है, तो कौन सा होगा? डी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या की गई किसमें? ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। कहाँ की गई बताइए? कहाँ की गई है? मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, जो आदर्श बताए गए हैं प्रस्तावना में, इनकी व्याख्या आपको मिलेगी मूल अधिकारों में, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में इनकी व्याख्या मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना को पर भी बल दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, इसकी व्याख्या संविधान में आगे आपको देखने को मिलेगी। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों में इसमें वर्णित करी गई है। ठीक है, और ये आगे हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और आपको एक एक व्याख्या भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी इसका राइट आंसर है। अगर ये पूछा जाए प्रस्तावना में जिन आदर्शों बने उसमें किसे मिलेगा? मूल अधिकार, और ये राजनीति निर्देशक सिद्धांत है, डीपीएसपी में इनकी व्याख्या दी गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे बच्चे, मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की, क्योंकि हम भी बहुत बिजी हैं। अभी एक क्लास और लेनी है इसके बाद ही जस्ट,
और उसके बाद मुझे इमरजेंसी काम पे भी जाना है, ठीक है। मुझे घर और बाहर सब देखना पड़ता है। अपनी पर्सनल जानकारियाँ हम अब नहीं बताना चाहते, नहीं शेयर करना चाहते कि हम किस सिचुएशन से, किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम आपसे ये क्लास स्टार्ट करें तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो हम, क्योंकि हम भी एक एस्पिरेंट है और हम अभी यूपीएससी और पीसीएस दोनों का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। कई बार हो जाता है, प्री मेंस क्लियर हो जाता है और कई बार इंटरव्यू रह जाता है, लेकिन लगे हुए हैं, हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी लगे रहिए। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम चाहते हैं कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएं। इसके लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। उससे पहले हम इसमें फेस नहीं दिखाएंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि हम सीधे डिजिटल बोर्ड पर ही आएँ, ठीक है। इसके लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सामने फेस टू फेस बता सकते हैं, जो इसमें नहीं बता सकते, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे डिजिटल बोर्ड पर, नहीं तो हम ऑफलाइन अगर स्टार्ट कर दिए तो फिर हमारा जाएगा लंबा, और हमारा भाई इसी बीच में हमारा सिलेक्शन हो गया तो फिर क्या ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हम आपसे जुड़े रहेंगे अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, ठीक है। और हम अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। आज हमने पॉलिटी से, और कल देखते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने भी ऑल सब्जेक्ट जीएस के होते हैं सभी से हम वही टॉपिक लाएंगे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, आप लोग लगे रहिए और सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सिलेक्शन होता है, ठीक है। आपका भी हो जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।